नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं और ये सेशन जो है वो हमारे इसी शेड्यूल को फॉलो करता है। ये शेड्यूल क्या है? तो ये शेड्यूल बनाया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी में जो माध्यमिक आचार्य के लिए निकला है उसको संदर्भ में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के फ्री क्लासेस चला रहे हैं ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो और हर कोई इसमें शामिल हो सके। संडे और वेडनेसडे को हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस के क्लासेस हैं। रात्रि में 9 बजे हमारे यूट्यूब पे फ्री टेलीकास्ट हो रहा है पूरा कोर्स। एआई और कोडिंग का मंडे और थर्सडे को पूरा कोर्स चल रहा है। ट्यूसडे और फ्राइडे को डेटा साइंस का पूरा कोर्स चल रहा है। सैटरडे को बेसिक कंप्यूटर चल रहा है। बेसिक कंप्यूटर किस लिए? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य में जीएस पेपर 1 जो है उसमें बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग 1100 करीब क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो 1100 से ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं हम लोगों के पास। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस और एआई कोडिंग में भी हमारा 1100 क्वेश्चन का सीरीज 1000+ क्वेश्चन का सीरीज चालू है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं 1000+ क्वेश्चन का सीरीज। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि भैया मकसद एक ही है अपना कि हर कोई तैयारी करे और हर कोई आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या है, तो हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। इंस्टा पे हमको फॉलो करिए, इसी नाम से आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर, आप वहाँ पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा उपस्थित हैं। हो सकता है कई बार किसी कारणवश या व्यस्तता की वजह से हम फ़ोन ना उठा पाएँ या मैसेज का जवाब ना दे पाएँ, तो घबराना नहीं है। जैसे ही हम उसको देखेंगे हम आपको तुरंत फ़ोन या मैसेज का जवाब देंगे। लेकिन अब हमारे इस मकसद से जुड़िए, तैयारी करिए, पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। किसी का एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, किसी का पेपर छूटना नहीं चाहिए, किसी के लिए नौकरी ना छूट जाए। बीपीएससी टीआरई 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, कभी भी अनाउंस हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग कोर्स चला रहे हैं फ्री में। 2 तरीके का कोर्स है, पहला जो है बेसिक से एडवांस सिखा रहे हैं, दूसरा जो है वो एमसीक्यू सीरीज है। ये अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से आप देखकर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और है, इंफॉर्मेशन की कभी भी ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का वैकेंसी आ सकता है, उसकी तैयारी भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। केंद्र विद्यालय भी इस बार आने वाला है, नवोदय भी आने वाला है, कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी। सबके लिए तैयारी हमारे यहाँ है, आप जुड़कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर रेलवे बैंकिंग के लिए आप देते हैं तो उसके लिए भी जो बेसिक कंप्यूटर है, ये बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस वाला आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलाकर यही कहें कि कंप्यूटर का डर सबके मन से ख़त्म होना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और कितना आपके दिलों में पहुँच पाए। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करें। वो कैसे संभव है? तो आप शेयर कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति आपके पास है तो हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ बाकी के टीममेट्स के खर्च के लिए आपसे डोनेशन भी मांग रहे हैं। आपके पास जितना हो, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया आप डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी बने रहेंगे। पिछली क्लास में हम लोग डेटा साइंस के बारे में जहाँ पढ़े थे वहीं से आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे, डेटा रिडक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है? टू रिड्यूस द अनइम्पॉर्टेंट और अनवांटेड फीचर्स फ्रॉम अ डेटा सेट। एक डेटा सेट में से जो अनइम्पॉर्टेंट डेटा है या अनवांटेड डेटा है उसको हटाना जो है उसको हम लोग कहते हैं डेटा रिडक्शन। डेटा सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग डेटा सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग डेटा सेट कहते हैं। अब इसका रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? तो रिडक्शन का जो तरीका है वो 3 तरीके का होता है। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा क्यूब एग्रीगेशन। और जो तीसरा तरीका है उस तीसरे तरीके को हम लोग कहते हैं न्यूमरोसिटी रिडक्शन।
यानी डेटा रिडक्शन के हमारे पास 3 तरीके। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला जो हमारे पास था यहीं से निकला, ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फॉर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो 2 तरीके का डेटा होता है, एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है क्लस्टरिंग, उसके लिए करते हैं। अब जरा इनका आप ग्राफ से समझिएगा क्लासिफिकेशन कैसा दिखता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो डेटा को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। एक पार्ट ए इस तरफ, दूसरा क्या हो गया पार्ट बी इस तरफ। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, तो क्लस्टरिंग का ऐसा कुछ होता है, डेटा का ग्रुप्स बना के रखा जाता है, ठीक है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। फीचर्स आर स्टडीड टू ऑब्टेन द एनालिसिस आउटपुट। यानी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करके जो एनालिसिस निकला है या जो आउटपुट निकला उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कहता है, द हायर नंबर ऑफ फीचर्स द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर आउटपुट एनालिसिस। जितना ही मतलब डिफिकल्ट डेटा होगा, ये कहता है जितना ही ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना ही डिफिकल्ट हमारे लिए होता है डेटा को ट्रेन करने में, ठीक है। आप जानते हैं कि जो डेटा दिया जाता है उस डेटा का इस्तेमाल करके एजेंट ट्रेनिंग करता है और आउटपुट देता है, ये एकदम वेल नोन फीचर है। तो वही ये कहता है, द हायर द नंबर ऑफ फीचर्स, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे द मोर डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर आउटपुट एनालिसिस, उतना ही मुश्किल होता है ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए आउटपुट पहचानना। नेक्स्ट कहता है, देयर मे बी मेनी फीचर्स दैट आर कोरिलेटेड और रिडंडेंट। हो सकता है कि जो फीचर्स हैं डेटा के वो या तो पुराने हो गए होंगे या बहुत सारे वापस आपस में मिल गए होंगे। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, द मेन एम इज टू ऑब्टेन अ सेट ऑफ प्रिंसिपल वेरिएबल्स। तो एक ऐसे वेरिएबल्स का सिद्धांत इकट्ठा करने के लिए है जिसका इस्तेमाल करके मशीन को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके। इस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है फीचर सिलेक्शन, दूसरा होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। क्या होता है वो समझते हैं। फीचर सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कहता है, द मेन एम इज टू ऑब्टेन अ स्मॉलर सबसेट दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडल अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। फीचर सिलेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक छोटा सा मॉडल बना सके, ठीक है। उस प्रॉब्लम का छोटा सा मॉडल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक डेटा के कलेक्शंस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन जो होता है 3 तरीके का होता है, पहला होता है फिल्टर, रैपर और तीसरा होता है एम्बेडेड। फिल्टर, रैपर और एम्बेडेड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट कहता है, द स्टैंडर्ड टेक्निक्स फॉर फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन के कौन कौन से स्टैंडर्ड टेक्निक्स होते हैं, यानी फीचर सिलेक्शन को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट सिलेक्शन, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, तीसरा है स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन, चौथा है स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन, पांचवा जो है वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन, छठा जो है वो कहता है डिसीजन ट्री इंडक्शन। यानी स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं फीचर सिलेक्शन के वो ये 6 हैं। आइए एक एक करके एक चर्चा करते हैं। पहला करता है यूनिवेरिएट सिलेक्शन। यूनिवेरिएट सिलेक्शन क्या है, यूनिवेरिएट सिलेक्शन क्या होता है, तो हम लोग ये पढ़ें कि डेटा फीचर जो होता है कई सारा हो सकता है ना। डेटा फीचर क्या होता है, तो सपोज करिए इसमें जो डेटा है उसका जो हेडिंग होता है, ये हेडिंग, ठीक है, इसी हेडिंग को हम लोग डेटा फीचर बोलते हैं। ये जो हेडिंग है ना इसी को फीचर बोलते हैं, जिसको आप लोग दूसरी भाषा में एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एक डेटा को टेबल में जब हम लोग अरेंज करते हैं तो कई फीचर्स के साथ अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है सारा फीचर सारा हेडिंग हमारे काम का नहीं हो, तो क्या कहता है यूनिवेरिएट में, दिस मेथड वर्क्स बाय इंस्पेक्टिंग ईच फीचर and then finding
द बेस्ट फीचर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। यूनिवेरिएट में क्या होता है कि जितने भी फीचर्स हैं सबको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद किसी एक फीचर को पहचाना जाता है, ठीक है, वही जो होता है वो बेस्ट फीचर होता है। तो बेस्ट फीचर को पहचानने का तरीका क्या है? तो बेस्ट फीचर को पहचानने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स होते हैं, उन्हीं स्टैटिकल टेस्ट्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट कहता है इट ऑल्सो एनालाइजेस द कैपेबिलिटी ऑफ दीज फीचर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पॉन्स वेरिएबल। इसके अलावा यूनिवेरिएट सिलेक्शन में क्या होता है कि हर फीचर का कैपेबिलिटी देखा जाता है कि भाई उससे जो हम आउटपुट निकालना चाहते हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे के सिलेक्शंस किए जाते हैं। तो कहता है इट ऑल्सो एनालिसिस द कैपेबिलिटी ऑफ दीज फीचर्स, यानी इन फीचर्स का एनालिसिस करता है इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पॉन्स वेरिएबल। रेस्पॉन्स वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक दूसरा डेटा कलेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे हमको उम्मीद होता है कि ये आउटपुट आएगा। तो ये इनपुट अगर आप दिए तो इस हेडिंग से, इस फीचर से हमारा ये आउटपुट पहुँच रहा है या नहीं, ये देखने का जो काम होगा वो कौन करता है? यूनिवेरिएट सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। ये क्या होता है? तो कहता है दिस मेथड वर्क्स बाय परफॉर्मिंग अ ग्रीड सर्च। ग्रीड सर्च जो है वो एक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ग्रीड सर्च एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है कौन? रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन टेक्निक। क्यों करता है? तो ग्रीड सर्च का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि ये बेस्ट फीचर को निकाल सके। कहाँ से? गिवन डेटा सेट्स में से। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा डेटा होता है, और डेटा जब बहुत सारा होता है तो हम उसको फीचर्स में या फीचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बेस्ट हेडर है, ठीक है, बेस्ट फीचर है, इसको निकालने के लिए रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें किस फीचर का यूज होता है? तो ग्रीडी सर्च का यूज होता है। ग्रीडी सर्च क्या है? तो ग्रीडी सर्च याद रखेंगे ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ग्रीडी सर्च क्या है? तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक कॉलम को या हर एक हेडिंग को ये मानता है कि ये बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हो आप यहाँ पे कि इट मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस एट ईच स्टेज, यानी हर बार में वो बेस्ट ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि जो ढूंढेगा बेस्ट वाला वही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम, यानी वो इस मकसद से ढूंढता है कि जिस चीज को वो ढूंढा है वो बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। कह सकते हैं आप कि जो ग्रीडी सर्च है ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम को फॉलो करता है, ये भी कह सकते हैं। ये ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम को फॉलो करता है, यानी वो बेस्ट ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? तो ये एआई वाले में हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है दिस इज डन इन अ इटरेटिव प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है बाय डिटरमाइनिंग द बेस्ट और द वर्स्ट फीचर एट ईच इटरेशन। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और उस पूरे प्रोसेस में ये ढूंढा जाता है कि भैया बेस्ट निकला कि वर्स्ट निकला। बेस्ट निकला तो और बेहतर ढूंढो, वर्स्ट निकला तो बेस्ट ढूंढने की कोशिश करो, यही चलता रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन। स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या होता है? तो दिस मेथड इनिशियली स्टार्ट्स विथ एन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स।
स्टेप वाइज में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज द मिनिमल सेट। ठीक है, जो एम्प्टी सेट है इसी को हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए क्या है, ये मिनिमल सेट है। अब क्या होता है, इसमें चेक करना है कि इसमें हमारे पास कौन सा सेटिस्फाइंग पॉइंट निकल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है इन ईच इटरेशन द मोस्ट रेलिवेंट एट्रीब्यूट इज देन एडेड। तो ये खाली है, ये खाली है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट है तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमल सेट है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोई डेटा फीचर भरना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज फॉरवर्ड में यही होता है कि अब यहाँ पे बेहतर एट्रीब्यूट क्या हो सकता है उसको यहाँ पर भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा, तब तक इसको भरने की कोशिश किया जाएगा until the stopping rule is satisfied, जब तक कि इसमें stopping rule satisfied नहीं होता। अब ये stopping rule क्या है, तो one of the stopping rules, बहुत सारे stopping rules हैं, उसमें से एक stopping rule ये है, stopping rules is to stop when all the remaining variables have a p value above some threshold। तो यहाँ पर रुकने का एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जितने भी डेटा फीचर्स थे उन सारे डेटा फीचर्स को चेक कर लिया गया है। ठीक है, जितने भी डेटा फीचर्स का कलेक्शन था उन सबको अगर वहां चेक कर लिया गया है तो स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें क्या होता है, तो इसमें माना जाता है कि हर एक पॉइंट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी यानी खाली है, वो खाली है तो वो क्या है, मिनिमल सेट है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे, तो इसको भरने के लिए हम लोग स्टॉपिंग रूल का सेटिस्फाई कराते हैं। स्टॉपिंग रूल सेटिस्फैक्शन कैसे होता है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी फीचर्स बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे भरने की कोशिश करते हैं। तब तक भरने की कोशिश करते हैं जब तक कि बेस्ट उसमें ना समा जाए। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है तो समझने में बोरियत होती है, लेकिन इसमें कोई कहानी किस्सा नहीं है बाबू कि समझाया जा सके। टेक्निकल आपको टेक्निकल भाषा में समझना पड़ेगा, और विश्वास मानिए एक बार समझ गए तो फिर आपके दिमाग से ये मिटने वाला है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर असुविधा हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फ़ोन करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और बताइए कि सर जो आप पढ़ाए हैं उसमें हमको ये असुविधा आ रही है, आप और इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो हम आपका फीडबैक ज़रूर कलेक्ट करेंगे और यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इंस्टा आईडी है, अगर आप फ़ोन पे नहीं बताना चाहते तो इंस्टाग्राम पे भी हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इंस्टा पे फॉलो करिए। इससे क्या होगा कि हम दोनों के बीच एक समन्वय बन पाएगा, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि हम उन लोगों तक भी पहुंच पाएंगे जो बहुत सुदूर बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन। अब बैकवर्ड एलिमिनेशन में क्या होता है, तो कहता है दिस मेथड इनिशियली स्टार्ट्स विथ ऑल सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर कंसिडर्ड एज इनिशियल सेट्स। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, तो इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ ये स्टार्ट करता है। जब ये कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है तो इसका बंटवारा कॉलम में नहीं हुआ होता है, इसीलिए हम लोग इसे इनिशियल सेट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है, इन ईच इटरेशन, यानी अब इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ भरना है। तो इन ईच इटरेशन यानी हर बार जब ये यहाँ से यहाँ आता है, द मोस्ट इररिलेवेंट एट्रीब्यूट इज देन रिमूव्ड। तो जब ये यहाँ से कलेक्शन से टेबल में आता है तो जो इररिलेवेंट है, जो काम का नहीं है, उसको ये हटा देता है, और जो काम का होगा उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द मिनिमल सेट अंटिल द स्टॉपिंग रूल इज फॉलोड। ये कब तक चलता है, जब तक स्टॉपिंग रूल फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पे स्टॉपिंग रूल क्या है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग रूल यही है कि जो इररिलेवेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। जब बाहर निकालते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो बेस्ट वाला होगा वही बैठेगा, तो बेस्ट वाला को क्या करना है, उठाकर यहाँ से यहाँ परमानेंटली फिक्स कर देना है। तो यही आगे कहता है वन ऑफ द स्टॉपिंग रूल इज टू स्टॉप। एक स्टॉपिंग रूल जो है वो ये है कि रुकना है कब, व्हेन ऑल रिमेनिंग वेरिएबल्स हैव अ सिग्निफिकेंट पी वैल्यू। जब हर वेरिएबल का एक पी वैल्यू है डिफाइंड बाय सम सिग्निफिकेंस थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अनवांटेड डेटा है उसको निकाल दिया गया है और जो हमारे काम का है उसको यहाँ पर सेव कर दिया गया।
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन। एक नेक्स्ट टेक्निक भी है हमारे पास जहाँ पे फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन को हम लोग मिला के यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन एंड वर्क्स बाय कंबाइनिंग बोथ मेथड्स ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन। एट्रीब्यूट के सबसेट्स को सेलेक्ट करने के लिए, यानी एट्रीब्यूट्स के एक पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड सिलेक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कहता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है? ये भी एक एक्सट्रैक्शन का पार्ट ही है। तो हम लोग अब फीचर एक्सट्रैक्शन के पढ़े में पढ़ते हैं। कहता है कि फीचर एक्सट्रैक्शन में कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिड्यूस द डेटा इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस टू अ लोअर डायमेंशन स्पेस। हाई डायमेंशन स्पेस से लोअर डायमेंशन स्पेस में डेटा को शिफ्ट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन क्या होता है ये पहले हम पढ़ाएं, लेकिन ठेठ भाषा में बता दें। सपोज करिए डेटा इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है? हाई डायमेंशन है। आप इसी को एडजस्ट कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो गया? लो डायमेंशन। तो डेटा के ऑक्यूपेंसी को कम कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? लोअर डायमेंशन स्पेस। नेक्स्ट कहता है while feature selection chooses the most relevant features from among a set of given features। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे कलेक्शंस हैं। एक कलेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे किसका? डेटा फीचर्स का। तो इसमें से जो बेस्ट वाला होगा उसको सेलेक्ट किया जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन creates a new smaller set of features that consist of most useful information। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में होता क्या है कि एक छोटा नया न्यू स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स बनाए जाते हैं। न्यू स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स बनाने से क्या होता है? तो दैट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से तरीके हैं इस डायमेंशनलिटी रिडक्शन तक पहुंचने के लिए। तो दो तरीके हैं। पहला क्या हो गया? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग पीसीए कहते हैं। और दूसरा जो हो गया उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, डीए कहते हैं। तो ये पीसीए और डीए क्या है? ठीक है, ये पीसीए और डीए क्या है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जानते हैं एक हमारे पास है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। अब आप पूछेंगे कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है सर? तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग क्यों करते हैं? एक सुपरवाइज्ड तरीके के तौर पे करते हैं, जो कि डेटा एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो आप देखोगे कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है एक सुपरवाइज्ड मेथड है। किस चीज़ का? सुपरवाइज्ड मेथड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है? तो क्रिएट्स लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स। तो ये फीचर एक्सट्रैक्शन का एक तरीका है जिसमें कि जो सेम टाइप या ओरिजिनल फीचर्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। आई रिपीट अगेन, इसमें क्या होता है? जो सेम टाइप के फीचर्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि however it can be used for only labeled data and can be thus used in certain situations। इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग सिर्फ लेबल्ड डेटा के साथ कर सकते हैं, यानी ऐसे डेटा के साथ कर सकते हैं जिसका फीचर यहाँ लिखा हो। तो लेबल्ड डेटा के साथ ही इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इसी में कि द डेटा हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड बिफोर परफॉर्मिंग एलडीए, यानी लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो डेटा है
आप उसको नॉर्मल करें। अब डेटा नॉर्मल क्या करना है, ठंडे पानी में डालना है नहीं, इसको नॉर्मल करने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको निकालिए और जो वेस्ट है उसको निकाल दीजिए। जो हमारे काम का है उसको इकट्ठा करके रखेंगे और जो काम का नहीं है उसको हटा देंगे। इससे क्या होता है, तो दिस हेल्प्स इन रिमूविंग रिडंडेंट फीचर्स। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिपीट हो गया है उस रिपीटेड फीचर को या रिपीटेड डेटा को हटा देते हैं। रिपीटेड डेटा को हटाने से क्या फ़ायदा होता है, रिड्यूसिंग कंप्यूटेशन टाइम। तो जो हमें कैलकुलेशन में या कंप्यूट करने में टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेस, इसके अलावा जो स्टोर करने के लिए हम स्पेस यूज़ करते हैं वो भी हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट कहता है हाउएवर डायमेंशनलिटी रिडक्शन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ डेटा। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन से डेटा लॉस होता है। क्यों होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो काम का डेटा है हम उसी को यूज़ करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट ये कहता है इसमें कि एंड शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग to effectively carry out data pre-processing before performing analysis of data। और ये कहता है कि पहले इसको यूज़ करने से पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग करना चाहिए ताकि जो अनवांटेड डेटा है वो हट जाए और जो वांटेड डेटा है वो रह जाए। तो अब आपके मन में चल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि सर ये कहाँ चला गया, डेटा हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड। तो डेटा नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो नॉर्मलाइज करने का यही तरीका है, डेटा का प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग कैसे संभव है, तो प्री प्रोसेसिंग पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या क्या तरीका है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक बार पुराने वाले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्री प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट के अलावा हमारे पास एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी होता है, पीसीए, जो यहाँ छूट गया है, ठीक है। तो पीसीए की चर्चा हम लोग करेंगे। 2 मिनट आपको पीसीए के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो क्या है, सुपरवाइज्ड है। तो अगर हम पीसीए की बात करें, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ये एक अनसुपरवाइज्ड फीचर है, ये एक अनसुपरवाइज्ड फीचर है, ये एक अनसुपरवाइज्ड फीचर है, ठीक है, ठीक है। किस चीज़ के लिए है, डेटा एक्सट्रैक्शन का, डेटा एक्सट्रैक्शन का। और जब डेटा एक्सट्रैक्ट होता है तो ये भी जो है वो क्या बनाता है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। तो एलडीए जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, पीसीए जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। इसके अलावा क्या होता है, अब जो डेटा फीचर होता है, अब जो डेटा फीचर होता है इकट्ठा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रैंक करते हैं, अरेंज करते हैं। इसमें कैसे रैंक करते हैं, तो इन ऑर्डर ऑफ वेरिएंस, यानी अगर 2 VARIENC, ठीक है, मान लीजिए एक फीचर ये है, एक हेडिंग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो भैया ये तीनों आपस में कैसे अलग है, हो सकता है ये क्वांटिटी के बेसिस पर बना हो, ये कलर के बेसिस पे बना हो, ये हो सकता है कि साइज़ के बेसिस पे बना हो या प्राइस के बेसिस पे बना हो। तो इन तीनों फीचर में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेरिएंस यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, डेटा को आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा प्रोसेस बिफोर परफॉर्मिंग पीसीए, यानी पीसीए से पहले, परफॉर्म करने से पहले डेटा हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड। इसमें भी आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन पीसीए जी हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं पीसीए के, वो कौन कौन से हैं, तो एक है स्पार्स पीसीए, एक स्पार्स पीसीए, दूसरा है कर्नेल पीसीए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो ये कर्नेल पीसीए क्या है, स्पार्स पीसीए क्या है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एग्रीगेशन या लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसके जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक और टेक्निक है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा क्यूब एग्रीगेशन। हम लोग कहते हैं डेटा क्यूब एग्रीगेशन, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। तो डेटा क्यूब एग्रीगेशन क्या होता है,
तो ये डेटा क्यूब एग्रीगेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा को इकट्ठा करता है। मल्टी डायमेंशनल डेटा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अलग अलग टाइप का डेटा, जैसे ब्रांड, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, कंपनी है कपड़े की, ठीक है, तो उसके ब्रांड के आधार पर डेटा करना है इकट्ठा, कौन से ब्रांच में कौन सा डेटा जाएगा उसके बारे में इकट्ठा करना है, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, डिस्टेंस क्या है उसके आधार पे करना है। तो अलग अलग टाइप का डेटा है, ठीक है। अलग अलग टाइप का डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक जगह पर हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। तो डेटा क्यूब स्टोर्स मल्टी डायमेंशनल एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग इंफॉर्मेशंस को, अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेटा क्यूब एग्रीगेशन को। इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। तो मैं कपड़े का एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे देखिए मोबाइल फोन का एक एग्जांपल लिया है। जैसे कहता है, अ सेल्स रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू एनालाइज द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल्स पर ब्रांड इन ईच ब्रांच फॉर द ईयर 2009 टू 2019। 2009 से 19 तक में कौन सा ब्रांड बिका और कौन से ब्रांच में कितना बिका, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया है। कैसा, डेटा क्यूब एग्रीगेशन से, डेटा क्यूब एग्रीगेशन से। अब जो क्यूब्स होते हैं उनको हम लोग कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। द क्यूब्स आर यूज्ड इन मेनी वेज फॉर सेवरल टास्क्स। कैसे, तो पहला इस्तेमाल होता है इसका मॉडल बनाने के लिए। कैसे बना सकते हैं, सब चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ। दूसरा कहता है टू मेजर एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं मेजर, वो मैंने बताया। नेक्स्ट कहता है टू ड्रिल डाउन डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस, डेटा डायमेंशंस को छोटा करने के लिए। और नेक्स्ट ने कहता है स्लाइस एंड डाइस। तो स्लाइस एंड डाइस क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वो है न्यूमरोसिटी रिडक्शन। न्यूमरोसिटी रिडक्शन में क्या होता है, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द डेटा टू स्मॉलर फॉर्म्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा। मान लीजिए बहुत बड़े कंटेनर में डेटा भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि भैया इसको छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करें, तो डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोसिटी रिडक्शन का। अब जो न्यूमरोसिटी रिडक्शन होता है ये पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक हो सकता है, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू वाला भी हो सकता है, नॉन नंबर वाला भी हो सकता है। पैरामेट्रिक मेथड्स use a model to represent data in which parameters of the data are stored rather than data itself। पैरामेट्रिक में क्या होता है, तो एक पैरामीटर रखा जा सकता है या रखा जाता है, जैसे मान लीजिए रेंज रखा जाएगा, ठीक है, और वो रख के वहाँ पे डेटा को एकत्रित किया जाता है। डेटा का जो ओरिजिनल डेटा है उसको नहीं वहाँ रखा जाता, उसके पैरामीटर्स को या उसकी रेंज को वहाँ रखा जाता है। अब पैरामेट्रिक मॉडल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है रिग्रेशन, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है लॉग लीनियर मॉडल्स। तो ये क्या होते हैं, चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट कहता है नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा है, ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत अलग अलग एंगल से चेक नहीं करना चाहते हैं, यानी अलग इसका, जैसे मान लीजिए आप इसका कह सकते हो कि एक डेटा को पाई चार्ट, बार ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसको बार ग्राफ के फॉर्म में देखें या पाई चार्ट के फॉर्म में देखें, मेरे लिए काफ़ी है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में ही देखकर एक जगह रखते हैं। तो जहाँ पर आपको बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक्स का। तो जैसे नॉन पैरामेट्रिक्स में क्या हो सकता है, क्लस्टरिंग हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, सैम्पलिंग हो सकता है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन हो सकता है। यानी आप किसी एक फॉर्म में इसको बना दीजिए, क्लस्टर के फॉर्म में बना दीजिए, हिस्टोग्राम बना दीजिए, सैम्पलिंग के फॉर्म में बना दीजिए, डेटा क्यूब में बना दीजिए, तो वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, वो कहता है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, data discretization method is used to partition the range of the range of continuous attributes into intervals। यानी डेटा जो है
उसको इंटरवल्स के फॉर्म में रखने के लिए हम लोग डेटा डिस्क्रिटाइजेशन का फॉर्म करते हैं। इंटरवल का मतलब क्या हो गया, 0 से 10 में यहाँ आएगा, 11 से 20 में यहाँ आएगा, 21 से 30 में यहाँ आएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, बाय डूइंग सो सेवरल कॉन्टिन्यूअस एट्रीब्यूट वैल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय लेसर इंटरवल लेबल्स। इससे क्या होता है कि जो बहुत सारा डेटा है उस बहुत सारे डेटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, इंटरवल्स से। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन कैन बी डन या कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन, दूसरा होता है बॉटम अप डिस्क्रिटाइजेशन। एक हो गया टॉप डाउन और दूसरा हो गया बॉटम अप। ये क्या होता है टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन? टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन जो होता है इसको हम लोग स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन को हम लोग स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो वर्क्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग वन और अ फ्यू स्प्लिट पॉइंट्स, works by first finding one or a few split points to divide the entire attribute range। तो ये क्या करता है कि सपोज करिए 0 से लेकर 100 तक डेटा है, तो टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे पॉइंट को ढूंढा जाता है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट मिल गया 80, जहाँ से डेटा को हम लोग टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट ढूंढने का काम होता है टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन में। This process is repeated on the resulting intervals until the stopping condition is found to be true। और ये कब तक होता है, जब तक कि एक स्टॉपिंग पॉइंट ना मिल जाए। ठीक है, नहीं जब तक हम लोग डेटा कलेक्शन के लास्ट स्टेज तक ना पहुंच जाएं तब तक डेटा को टुकड़ों में तोड़ के रखा जाता है। बॉटम अप डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्जिंग। इसको कहते हैं मर्ज करना। मर्ज करना का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। वर्क्स बाय फर्स्ट कंसिडरिंग ऑल द कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज एज पोटेंशियल स्प्लिट पॉइंट्स। अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग टॉप में पढ़े हैं कि 0 से 100 तक है, तो डिवाइड कर देगा 0 से 80, 81 से मान लीजिए 90, 91 से 100 तक। तो एक ही डेटा था, कितने टुकड़े में हो गया, 3 टुकड़े में हो गया। तो बॉटम अप क्या करता है, इन सबको इकट्ठा करेगा, मर्ज करेगा। कैसे मर्ज करता है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के तौर पे। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू कैसे, तो ये देखिएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 80 तक गया, फिर 81 से 90, 91 से 100, यानी ये जो पूरा बन रहा है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है, 0 से 100 तक बन रहा है। ठीक है, तो हर वो स्प्लिट पॉइंट को ये आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद एक कॉन्टिन्यूअस रेंज बनाता है। कौन बनाता है, बॉटम अप डिस्क्रिटाइजेशन। द प्रोसेस देन फर्दर मूव्स सम कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज बाय मर्जिंग नेबरहुड वैल्यूज टू फॉर्म इंटरवल्स। मैंने जो बताया वही है, यानी जो आसपास के वैल्यूज होते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, मर्ज करके कॉमन इंटरवल बना लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट हायरार्की। ये कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या है, तो कहता है इफ एन एट्रीब्यूट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन and the technique of discretization is performed recursively on the attribute to provide a hierarchical partitioning of its value, it is known as concept hierarchy। यानी concept hierarchy का मतलब क्या होता है कि एक हायरार्की फॉलो होता है, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। यानी एक पैटर्न में हम लोग हायरार्की में डेटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है ऑफन द क्लस्टरिंग टेक्निक इज यूज्ड टू जनरेट अ कॉन्सेप्ट हायरार्की बाय कंसीडरिंग आइदर स्प्लिटिंग प्रोसेस और मर्जिंग प्रोसेस। तो कॉन्सेप्ट हायरार्की में ज़्यादातर किस टेक्निक का यूज होता है, तो क्लस्टरिंग टेक्निक का होता है। और क्लस्टरिंग टेक्निक के अंदर जो टेक्निक यूज होता है वो क्या होता है, या तो स्प्लिटिंग या तो मर्जिंग। या तो स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करके या तो मर्जिंग टेक्निक का यूज करके हायरार्की में डेटा को अरेंज करते हैं। क्लस्टरिंग यूजेस द स्प्लिटिंग प्रोसेस इनिशियली डिकम्पोजेस ईच क्लस्टर और पार्टीशंस इनटू सब क्लस्टर्स। दिस फॉर्म्स अ लोअर लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स। तो सपोज करिए कि अगर हम लोग स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके का डेटा है। तो क्या होता है ना स्प्लिटिंग में
कि इसको और टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और छोटे छोटे यानी छोटे छोटे सब क्लस्टर्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। सब क्लस्टर्स में तोड़ने का मतलब क्या होता है कि और छोटा हायरार्की बन जाएगा डेटा का, और छोटा हायरार्की बन जाएगा डेटा का। मर्जिंग में क्या होता है, तो इन द मर्जिंग प्रोसेस ऑफ क्लस्टरिंग फॉर डिस्क्रिटाइजेशन क्लस्टर्स आर क्रिएटेड बाय रिकरेंटली ग्रुपिंग नेबर क्लस्टर्स टू फॉर्म हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स। अब मर्जिंग क्या होता है, तो देखिए स्प्लिटिंग में क्या हुआ, इसको आप अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिए। अब मर्जिंग में क्या होगा, इसी सारे पैकेट्स को जोड़ के एक कॉमन क्लस्टर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हायरार्की किसका इस्तेमाल करता है, क्लस्टरिंग टेक्निक का। क्लस्टरिंग में वो दोनों का यूज करता है, पहला हो गया मर्जिंग और दूसरा क्या हो गया, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग में आई रिपीट, वो क्या करेगा, अलग एक ही दो क्लस्टर्स हैं, मान लीजिए ये दो क्लस्टर्स हैं, तो इस क्लस्टर को एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा में तोड़ देगा। इसको एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा में तोड़ देगा। तो एक ही क्लस्टर है, अलग अलग सब क्लस्टर में टूट गया। मर्जिंग में क्या होता है, इन सबको इकट्ठे मिला दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे बताया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। एक ही टुकड़ा था, इसको 1 2 3 4 5 5 सब टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अब इसको भी 5 में 2 में तोड़ा गया। 0 से 10 यहाँ हो गया, 0 से 10, 0 से 10 यहाँ, 10 से 20, इसको भी दो टुकड़े में, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100, ठीक है। इन सबको मिला दिया जाएगा, तो मिला देंगे, मर्ज कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्लस्टरिंग हो गया यहाँ पर। तो ये क्लस्टरिंग का क्या बन गया, ये सब क्लस्टर्स है। ये सब क्लस्टर कैसे बना, तो स्प्लिटिंग से बना, और इन सब को हम इकट्ठा कर दिए तो क्या बन गया, ये मेन क्लस्टर बन गया। तो ये मेन क्लस्टर कैसे बना, मर्जिंग से बना, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। हम आप सबसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इससे आप ही को फ़ायदा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ से आगे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा कि मेरे क्लासेस का शेड्यूल वहाँ पता चल जाएगा, कब हम वहाँ पे ऑनलाइन क्लास लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा एमसीक्यू आ रहा है सीरीज़, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलता है। आप इसको प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि जो हमारा इंटेंशन है सबको नौकरी दिलाने का वो चल रहा है, पूरा हो रहा है। वैसे ऐसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, तो हमें कई बार ये फील होता है कि शायद मेरी आवाज़ उन ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार कर रहे हैं, जहां टेस्ट सीरीज़, क्लासेस और भी कई चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पर हमें फाइनेंशियल मदद की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे दान भी दे सकते हैं, 1 रुपये से लेकर जितना आपका मन करे। हम इस दान के लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हर दिन रात 9 बजे मिलते हैं। आज के लिए ये था, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए शेड्यूल के साथ, यानी अपने जो शेड्यूल चल रहे हैं उसी के साथ, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।